हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम ब्लोटिंग टेक्निक्स कर रहे थे CUET टेक्निक्स में, जिसमें कि इससे पहले वाली वीडियो में ब्लोटिंग टेक्निक का इंट्रोडक्शन और बेसिक टाइप ऑफ ब्लोटिंग टेक्निक कौन कौन सी होती हैं वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हैं। ब्लोटिंग टेक्निक्स में आज हम सदर्न ब्लोटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सदर्न ब्लोटिंग हम काहे के लिए इस्तेमाल करते हैं? सदर्न ब्लोटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक DNA मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम कुछ मेन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो डिजायर्ड DNA को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं उसको नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की शीट के ऊपर, फिर उसको हाइब्रिडाइज करते हैं हम किसी भी स्पेसिफिक प्रोब से, और फिर उसके बाद में हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर हमारा जो प्रोब है वो रेडियो लेबल्ड है तो हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, अगर उसमें फ्लूरेसेंट डाई लगी हुई है तो हम उसको UV के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास कोई भी एक DNA का जीनोम है। ठीक है, ये हमारा DNA का जीनोम। अब इस जीनोम में से हमें एक स्पेसिफिक जो पोर्शन है DNA का, ठीक है, एक स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है उसको हमें स्टडी करना है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमको ये सीक्वेंस इस जीनोम में से निकालना होगा। तो उस जीनोम को के अंदर से इस स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले DNA को, जिसमें कि मुझे इंटरेस्ट है फर्दर वर्क करने के लिए, इसको मैं अलग करने के लिए सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी। तो सपोज ये जो सीक्वेंस है ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि GAATC ये सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे ये सीक्वेंस का पता है तो मैं क्या करूंगी, ऐसा कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लूंगी जो कि इस साइड से इस जीनोम को कट करके DNA को पूरा का पूरा जीनोम है उसको छोटे छोटे DNA के फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ये वाले सीक्वेंस से मुझे कट करना है तो मैं क्या लूंगी, यहाँ पे हमारा E. coli R1 आ जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मैंने लगा दिया। अब ये जो जीनोम था ये अब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, ऐसे कट कर दिए इसने। ठीक है, ऐसे जीनोम के DNA फ्रेगमेंट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रन कर देंगे एगरोज जेल के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या कर देंगे, रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। DNA के मॉलिक्यूल्स को लिया, अब हमने यहाँ पे रन कर दिया। अब यहाँ पे ये जो DNA के मॉलिक्यूल हैं वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ऐसे एडजस्ट के लग जाएंगे। जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा और जो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जेल के ऊपर DNA मॉलिक्यूल को ले आएंगे। ठीक है, अब यहां पर लाने के बाद में तो हम DNA को डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉफ्ट होती है ये जेल हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, जिससे कि हमारे डिजायर्ड DNA को कोई दिक्कत ना हो और उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जेल के ऊपर नाइट्रोसेल्यूलोज की लेयर लगा देंगे, जिससे कि ये जो DNA है इनका नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जिसको बोलते हैं ट्रांसफर टू नाइट्रोसेल्यूलोज। इस DNA का नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन की शीट पे ट्रांसफर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें एक सेटअप लगाना होता है। हम एक ट्रे लेंगे और उस ट्रे के अंदर यहाँ पे बफर फिल कर लेंगे। ठीक है, और वो बफर ऐसा होना चाहिए जिसका कि pH मोर देन 7 हो। ठीक है, इसके लिए हम यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम NaOH भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम सलाइन सोडियम सिट्रेट ये वाला बफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेन मकसद हमारा क्या है कि यहाँ पर ये जो बफर है इसका pH ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये एल्काइन होना चाहिए। तो जब हम इस बफर के थ्रू हमारे DNA को पास करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्केलाइन ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एल्केलाइन ट्रीटमेंट देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बफर फिल कर लेंगे। बफर फिल करने के बाद में हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म रख देंगे, जैसे ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने प्लेटफॉर्म लगा दिया।
प्लेटफॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे एक ऐसे रैपर लगा देंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पेपर या कोई एक रैपर लगा देंगे और उसके दोनों कोने जो है ना उनको हम बफर में डाल देंगे। बफर में थोड़े थोड़े कोने इसके लगे रहने चाहिए, जिससे कि ये जो पेपर है ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहाँ पे ऐसे ये पानी को ऐसे एब्जॉर्ब करता जाए। और ठीक है, इसलिए हम इसके जो किनारे हैं रैप के उनको थोड़ा सा बफर में डिप कर देंगे। ठीक है, फिर उस शीट के ऊपर हम वॉटमेंट पेपर लगाएंगे। वॉटमेंट पेपर के ऊपर हम हमारी ये वाली जो जेल है इसको लगा देंगे। ठीक है, इस जेल को हम लगा देंगे। जेल के ऊपर हम फिर मेम्ब्रेन रख देंगे, वही नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज की हम मेम्ब्रेन रख देंगे। मेम्ब्रेन के ऊपर फिर हम बहुत सारी वॉटमेंट पेपर का स्टॉक लगा देंगे। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम पेपर टॉवल का लगा देंगे और फिर उसके ऊपर हम वेट रख देंगे, जिससे कि इसके ऊपर यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो सके। जब यहाँ पर इससे प्रेशर पड़ेगा और यहाँ से वाटर कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाएगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका मूवमेंट होगा फ्रॉम दी हाई वाटर पोटेंशियल टू दी लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा और नीचे से पानी ऐसे, पानी नहीं, बफर जो है हमारा वो ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगा। जब ये बफर ऊपर की साइड को जाएगा तो इस बफर के साथ में डीएनए मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे। ठीक है, अब प्रेशर ऊपर से हम डाल रहे हैं और इधर से कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जा रहा है। ठीक है, वाटर ऐसे हमारा बफर मूव कर रहा है तो आपके लग जाता है। इसके ऊपर हमारा जो ये बफर सॉल्यूशन है ये तो पास हो सकता है, लेकिन डीएनए पास नहीं होता है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए पास नहीं होता है। तो ना होने की वजह से उससे क्या होता है, जब इसके ऊपर ऐसे इंप्रेशन पड़ता है तो ये जो हमारा एगरोस जेल है इसे पूरा का पूरा इंप्रेशन इस नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलोन की शीट पे आ जाता है। ठीक है, इस पूरी की पूरी नाइलोन शीट के ऊपर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा जेल था, ये इसके ऊपर हमारा जेल था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नाइलोन शीट लगा दी। ठीक है, नाइलोन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट लगा के उसके ऊपर ऐसे ढेर लगाकर उसके ऊपर वेट रख दिया। ऐसे रख देने के बाद में क्या होगा कि ये जो डीएनए था, शीट के ऊपर जो डीएनए थे वो उसके जेल के ऊपर जो डीएनए थे वो सारे के सारे कहाँ पे आ गए, सारे के सारे हमारे इस शीट के ऊपर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया, क्या, ट्रांसफर टू नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलोन शीट। अब मेन काम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो शीट है इस शीट को लेने के बाद में अब यहाँ पर हम प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्रोब। अब प्रोब जो है हमारे, हम 3 प्रोब यूज कर सकते हैं। क्या तो हम आरएनए ले लें या फिर हम डीएनए ले लें। डीएनए कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, और या फिर यहाँ पे ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ये ले लें। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गई, यहाँ पर जो हम बफर ले रहे हैं जो कि हमने एल्कलाइन लिया है, ये एल्कलाइन बफर का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं जिससे कि ये जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाए। ये जो हमने यहाँ पे रन किया था हमारी जेल के ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हम इस बफर का इस्तेमाल करते हैं। इस बफर के 2 काम होते हैं, एक तो इस बफर के थ्रू ये जेल में से निकल करके हमारे डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पे जाके लगते हैं और दूसरा ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे हम प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। वो हमारा आरएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, या ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है। ठीक है, अब प्रोब लगाने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट के ऊपर जो हमने हमारे डीएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लगाए हैं वो स्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर से मूव कर जाए। तो उसको मोर स्टेबल बनाने के लिए, मोर स्टेबल इन द सेंस कि इमोबिलाइज करने के लिए हम यहाँ पर उसको एक ट्रीटमेंट देते हैं हमारे नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट को। तो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट को हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं कि इसको हम बेक करते हैं, इसको हम बेक करते हैं 2 आवर के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, उससे क्या होता है, इस शीट के ऊपर जो डीएनए है और ये जो शीट है नाइट्रोसेल्यूलोज, इनके बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉन
कोवेलेंट बॉन्ड। तो उस नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये उस शीट के ऊपर एकदम से फिक्स हो जाता है, इमोबिलाइज हो जाता है। अब ये मूव नहीं करेंगे कहीं भी, जहां पे हैं वहां पे ही रहेंगे। क्या तो हम यहाँ पे इसको बेक कर सकते हैं, या फिर हम एक दूसरा ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं इसको, यूवी रेडिएशन का। क्या कि हम इस शीट को यूवी में एक्सपोज कर देते हैं, यूवी रेज में ऑफ 254 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली फॉर द 5 मिनट। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डीएनए और जो भी हमारी शीट है उसके बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे डीएनए जो है वो शीट के ऊपर इमोबिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद में, इमोबिलाइज करने के बाद में हम यहाँ पे प्रोब लगा देंगे। अब प्रोब क्या होगा, जो हमारा डीएनए था, ठीक है, जो हमारा डीएनए हमने कट किए थे उसका सीक्वेंस हमें पता है, तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए रख देंगे या डीएनए रख देंगे, या फिर ओलिगो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो भी हमारा होगा उसको रख देंगे। ठीक है, तो उस प्रोब को, जो भी हमने प्रोब लिया है उसको हम रेडियो लेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, उस प्रोब को हम रेडियो लेबल कर देंगे। आरएनए हो डीएनए हो कुछ भी हो, हम उसको रेडियो लेबल कर देंगे। रेडियो लेबल हम कैसे करते हैं, P32 यूज कर सकते हैं या फिर हाइड्रोजन 3 यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोब को हमने रेडियो लेबल कर दिया। जैसे ये हमारा प्रोब है, इसको हमने रेडियो लेबल कर दिया। अब हमने रेडियो लेबल कर दिया तो ये प्रोब उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके लग जाएगा जिसका कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने दिया है। तो ठीक है ना, वो फिर हमारा ऐसे ये प्रोब जो है ऐसे उस सीक्वेंस पे जा करके लग जाएंगे। ठीक है, लग गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस भी होंगे प्रोब के साथ में, तो वो हमें डिस्टरबेंस हमारे वर्क में करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको वॉश ऑफ कर देंगे। ठीक है, बफर से ही हम उसको वॉश ऑफ कर देंगे। वॉश ऑफ करने के बाद में हमारा जो मेन डीएनए है जो कि हमारी इस नायलॉन शीट के ऊपर है, उसके ऊपर ही जो हाइब्रिडाइज हुए हैं, केवल वो ही सीक्वेंसेस अब हमारे को विजिबल होंगे, मतलब वो ही सीक्वेंसेस अब इस शीट के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ वही एक्सपोज्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जैसा भी हमने प्रोब को लेबल किया होगा, अगर हमने उसको रेडियो लेबल किया है तो अब हम इसकी ऑटो रेडियोग्राम बना लेंगे, इसका ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने क्या बोलते हैं कि अगर हमने फ्लूरिसेंट डाई का इस्तेमाल किया होगा तो हम यहाँ पे यूवी रेडिएशन के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा रेडियोग्राम बन जाएगा। रेडियोग्राम बन जाने के बाद में हम इसको डेवलप कर लेंगे और डेवलपर फिल्म के ऊपर ये आ जाएगा, जैसे ये रहा। तो ये हमारे जो भी हमारे स्पेसिफिक डीएनए हमको चाहिए था वो इस टाइम हमारे पास ऐसे मिल गए कि भाई जो सीक्वेंस हमको चाहिए थे वो वाला सीक्वेंस का जो डीएनए है वो अब हमारे को मिल गया है। तो इस तरीके से हमारा सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक होती है। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो अब हमारे इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस हमारे हो जाएंगे, सबसे पहला तो यही आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोनिंग ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए, मतलब कोई भी स्पेसिफिक डीएनए को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन और क्लोनिंग। किसी भी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, उसकी क्लोनिंग करना है, तो हम उसके लिए सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हमें RFLP करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम हमारी इस सदर्न ब्लोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी हम सदर्न ब्लोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पे आ जाता है। ठीक है, अगर किसी भी जीन में म्यूटेशन हो गया है, अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो गया है तो किस स्पेसिफिक सीक्वेंस में म्यूटेशन हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। कह रहा है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे सदर्न ब्लोटिंग की। तो आई होप
आज इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई पोस्ट माय न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।